अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले बॉडी फ्लूइड्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिफरेंट आर्गन्स की वाटर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम बॉडी फ्लूइड्स की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे हम बॉडी फ्लूइड्स की कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड्स मेनली 2 कंपार्टमेंट्स में मुश्तमिल होती हैं। एक है इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट और दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट। 5वें नंबर पे हम बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी फ्लूइड किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है। छठे नंबर पे हम बॉडी फ्लूइड्स की मेजरमेंट करेंगे और 7वें नंबर पे हम बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। 8वें नंबर पे हम वाटर बैलेंस को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और 9वें नंबर पे हम अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मींस बॉडी फ्लूइड की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो जाए तो कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, और अगर बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाए तो बॉडी में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बॉडी मेनली सॉलिड्स और फ्लूइड से बनी हुई होती हैं, और फ्लूइड जो है ये बॉडी का 2/3 हिस्सा बना देता है। मींस 66% ऑफ बॉडी वेट फ्लूइड की वजह से होती है, और फिर फ्लूइड में वाटर जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा डालता है। ह्यूमन बीइंग में टोटल बॉडी वाटर 45 to 75% ऑफ बॉडी वेट बना देती है। और ये वेरिएशन किस वजह से है? ये वेरिएशन जेंडर के बेस पे है और एज के बेस पे है। जेंडर के बेस पे जो वेरिएशन है वो पुबर्टी के बाद आते हैं, क्योंकि एडल्ट मेल में बॉडी वाटर 60% ऑफ बॉडी वेट बना देती है, जबकि एडल्ट फीमेल्स में बॉडी वाटर 50% ऑफ बॉडी वेट बना देती हैं, क्योंकि फीमेल्स में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा बॉडी वाटर होती हैं, क्योंकि इन्फेंट्स में एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। और इसके अलावा एल्डरली मेल्स में बॉडी वाटर की परसेंटेज डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि इसमें भी एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाते हैं। और एल्डरली फीमेल्स में भी बॉडी वाटर जो है वो कम हो जाती है। वाटर कंटेंट ऑफ डिफरेंट आर्गन्स। डिफरेंट आर्गन में वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ब्लड में है, और सबसे कम जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो एडिपोज टिश्यू में है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एन होम्योस्टासिस। बॉडी सेल्स सर्वाइव इन द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट और मिलू इंटीरियर। बॉडी की जो सेल्स है वो एक फ्लूइड मीडियम में रहते हैं, जिसको इंटरनल एनवायरनमेंट और मिलू इंटीरियर कहा जाता है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स, आयंस, ऑक्सीजन वगैरह होते हैं, जो कि सेल की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। वाटर भी इस इंटरनल एनवायरनमेंट का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि वाटर इन सब्सटेंसेस को बैलेंस रखती हैं। इन सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन रखती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाटर होम्योस्टासिस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बॉडी वाटर फॉर्म द ट्रांसपोर्ट मीडियम by which nutrients and other essential substances enter the cells and unwanted substances come out of the cells. बॉडी वाटर एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करती है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जो ज़रूरी सब्सटेंसेस है वो सेल को एंटर करते हैं, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो सेल से बाहर जाते हैं। इसके अलावा वाटर एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे जो सब्सटेंसेस है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए भी एज अ मीडियम काम करते हैं, और इसको बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। वाटर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी रिएक्शन बॉडी में होते हैं इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है एनाबॉलिक और दूसरे हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में चीज़ें आपस में कंबाइन होकर बड़ी चीज़ की फॉर्मेशन कर देती हैं, जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें बिगर सब्सटेंस की ब्रेकडाउन हो जाती है और छोटे छोटे सब्सटेंस इनसे बनते हैं, और मेनली एनर्जी कैटाबॉलिक रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होती है। ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये सेल्स की ग्रोथ और फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। एंड टेक्सचर ऑफ टिश्यू। वाटर जो सेल में प्रेजेंट होती है वो वेरियस टिश्यू की
टेक्सचर भी बना देती है। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, वाटर टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है और बॉडी की टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो स्वीटिंग इंक्रीज हो जाती है और स्वीटिंग के थ्रू टेम्परेचर का लॉस भी हो जाता है। कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड मेनली 2 कंपार्टमेंट में मुश्तमिल होती है। एक है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और दूसरा है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। टोटल बॉडी वाटर 40 लीटर होती है। तो इस तरह ये 2 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। एक को इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं और दूसरे को एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 22 लीटर होती है और ये टोटल बॉडी वाटर का 55% बना देती है, जबकि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड 18 लीटर होती हैं और ये टोटल बॉडी वाटर का 45% बना देती है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को फिर 5 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम टेबल 5.3 में डिटेल में पढ़ेंगे। सब यूनिट ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को 5 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, जो कि 20% है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की और 12 लीटर जो है इसकी अमाउंट है। दूसरा है प्लाज्मा, जो कि 2.75 लीटर है। तीसरा है फ्लूइड एंड बोन्स, जो कि 7.5% है। चौथा है फ्लूइड एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू सच एज कार्टिलेज, जो कि 7.5% है। और 5वें नंबर पे ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंट्राओकुलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूसेस, सेरस फ्लूइड और इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, एंजाइम्स फ्लूइड एंड यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह आते हैं। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉलिड्स होती है। सॉलिड्स में फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। मींस बॉडी फ्लूइड में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स और एंजाइम आते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट आते हैं। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जबकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में लार्ज क्वांटिटी में पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और प्रोटीन्स होते हैं। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.4 है। मींस एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड अल्कलाइन इन नेचर है, जबकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का पीएच 7.0 है। मींस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड न्यूट्रल इन नेचर है। मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को हम इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड और डाई डाइल्यूशन मेथड के थ्रू मेजर करते हैं। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड में एक सब्सटेंस की नॉन क्वांटिटी को, जैसे कि डाई को, एक स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। इन सब्सटेंस को मार्कर सब्सटेंसेस और इंडिकेटर कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब ये सब्सटेंसेस फ्लूइड कंपार्टमेंट में एडमिनिस्टर हो जाती हैं तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं फ्लूइड के साथ। कम्प्लीटली मिक्सिंग के बाद फ्लूइड का एक सैंपल इससे लिया जाता है और फिर इसमें इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस या दूसरे सब्सटेंसेस जिसकी कंसंट्रेशन को हम कैलोरीमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, उसको जनरली एज अ मार्कर सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड by indicator dilution method. Quantity of fluid in the compartment is measured using this formula. इस फार्मूले के थ्रू फ्लूइड की वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। V is equal to M divided by C, where V is equal to volume of fluid in the compartment. V क्या जाहिर करती हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को जाहिर करती हैं, जबकि M जो है वो मास और टोटल क्वांटिटी ऑफ मार्कर सब्सटेंस इंजेक्टेड, जितना भी सब्सटेंस फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट हो गया होता है इसके मास को रिप्रेजेंट कर देती है। जबकि सी जो है वो सैंपल फ्लूइड, मींस जो सैंपल हम इस फ्लूइड से लेते हैं उसमें जो मार्कर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उसको जाहिर करती है।
correction factor. Some amount of marker substance is lost due to excretion through urine during distribution. The formula has to be quoted as follows. इस प्रोसीजर के टाइम पे जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो कुछ सब्सटेंस जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम फार्मूले को इस तरह लिखते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू m माइनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सक्रीटेड डिवाइडेड बाई c। क्योंकि सब्सटेंस जो एक्सक्रीट हो गई है उसको हम इससे माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल सब्सटेंस की कंसनट्रेशन में डिक्रीजमेंट आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे यूरिन में थोड़ा सा सब्सटेंस एक्सक्रीट हो जाता है। यूजेस ऑफ इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इंडिकेटर डाइल्यूशन और डाइल्यूशन मेथड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम और इसके अलावा टोटल बॉडी वाटर के वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्कर सब्सटेंसेस। मार्कर सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए वो हम इंशाल्लाह बॉक्स नंबर 5.5 में अब पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्कर सब्सटेंसेस। मार्कर सब्सटेंस मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये फ्लूइड कंपार्टमेंट के साथ कंप्लीटली मिक्स होना चाहिए और ये यूरिन में रैपिडली एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब एक ख़ास टाइम गुजर जाए और कंप्लीटली मिक्स हो जाए, हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करें, इसके बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए। और पांचवी जो क्वालिटी है वो ये है कि जब हम इसको बॉडी फ्लूइड में ऐड करें तो ये बॉडी फ्लूइड की कलर को चेंज न करे। और छठी क्वालिटी ये है कि ये बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम को भी चेंज न करे। मेजरमेंट्स ऑफ टोटल बॉडी वाटर। वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी वाटर एज मेजर बाय यूजिंग अ मार्कर सब्सटेंस व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसमें क्या करते हैं, जब हम बॉडी वाटर की मेजरमेंट करते हैं तो एक मार्कर सब्सटेंस को बिल्कुल इंडिकेटर डाई डिल्यूशन मेथड के थ्रू और डाई डिल्यूशन मेथड के थ्रू इसमें बॉडी फ्लूइड में इंजेक्ट करते हैं और फिर इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। टोटल बॉडी वाटर की मेजरमेंट के लिए हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रेटियम ऑक्साइड को एज अ इंडिकेटर सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं, फिर फ्यू हावर्स के बाद इसकी कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाती है बॉडी फ्लूइड के साथ। फिर इसके बाद हम एक सैंपल लेते हैं, प्लाज्मा की एक सैंपल लेते हैं और इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और लास्ट में हम फिर वही इंडिकेटर डाई डिल्यूशन मेथड के थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। इंटीपायरीन इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द टोटल बॉडी वाटर बट एज इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू पेनिट्रेट वेरियस फ्लूइड कंपार्टमेंट द वैल्यू इज ऑब्टेन्ड ए स्लाइटली लो। ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड के अलावा इंटीपायरीन भी टोटल बॉडी वाटर के मेजरमेंट के लिए एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बॉडी फ्लूइड की पेनिट्रेशन में जब ये बॉडी फ्लूइड को पेनिट्रेट करते हैं तो ये लॉन्गर टाइम लेते हैं, वक्त ज़्यादा लेते हैं, तो इससे जो वैल्यू हासिल होती है वो बहुत स्लो हासिल होती है। मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। Substances which pass through the capillary membrane but don't enter the cell are used to measure extracellular fluid volume. Extracellular fluid volume के मेजरमेंट के लिए हम उस इंडिकेटर सब्सटेंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि कैपिलरी मेम्ब्रेन को थ्रू पास करे, कैपिलरी मेम्ब्रेन को थ्रू पास करे लेकिन सेल्स में एंटर ना हो। इन सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? इसमें रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट और इसके अलावा नॉन मेटाबोलाइज सेकेराइड सच एज इंसुलिन, मेटोल, रिफिनोज और सक्रोज आते हैं, जो कि टेबल 5.5 में नीचे दिए गए हैं। ये सब्सटेंसेस सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहते हैं और सेल में एंटर नहीं करते, मींस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये पेनिट्रेट नहीं करते। और जब हम इसको फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये 30 मिनट्स लेके 1 आवर तक इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और फिर इसके बाद इंडिकेटेड डाई डिल्यूशन मेथड के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्लाज्मा भी इंक्लूड है, इस वजह से अगर हम प्लाज्मा की सैंपल को भी ले लें तो इससे भी हम मार्कर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ द मार्कर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, इंसुलिन एंड सक्रोज डिफ्यूज मोर इवनली थ्रू ऑल सब कंपार्टमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कुछ जो मार्कर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सोडियम
क्लोराइड, इंसुलिन और सक्रोज, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के सारे कंपार्टमेंट में इवनली डिफ्यूज होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सो द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाय यूजिंग दीज सब्सटेंसेस is referred to as sodium space, chloride space, insulin space and sucrose space. तो इस वजह से हम जब इन सब्सटेंसेस को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको सोडियम स्पेस, क्लोराइड स्पेस, इंसुलिन स्पेस और सक्रोज स्पेस कहा जाता है, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में. एग्जाम्पल फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. क्वांटिटी ऑफ सक्रोज इंजेक्टेड. फॉर एग्जांपल आपने 150 मिलीग्राम सक्रोज इंजेक्ट किया और 0.3 मिलीग्राम सक्रोज यूरिन में एक्सक्रीट हुआ, तो सक्रोज की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो 0.01 मिलीग्राम पर ml है. सक्रोज की जो स्पेस है वो किस तरफ मेजर करेंगे, वो बिल्कुल इंडिकेटर डाइल्यूशन मेजर की जो फार्मूला है उससे हम मेजर करेंगे, जो कि मास माइनस अमाउंट लॉस्ट इन यूरिन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज इन प्लाज्मा. सो 150 माइनस 10 mg डिवाइडेड बाय 0.01 mg पर ml, तो इससे क्या आता है 14,000 ml. इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम 14 लीटर के बराबर है. मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम. वो सब्सटेंसेस जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ स्ट्रांगली बाइंड करते हैं और इस स्ट्रांग बाइंडिंग की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में स्मॉल अमाउंट में और बिल्कुल डिफ्यूज़ ही नहीं होते, उसको हम प्लाज्मा वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं. इन सब्सटेंसेस में रेडियो एक्टिव आयोडीन और इवांस ब्लू आते हैं. मेजरमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम. इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम से मेजर करते हैं. जब हम प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से माइनस करते हैं तो ये हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम की वैल्यू दे देते हैं. मेजरमेंट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको भी हम टोटल फ्लूइड वॉल्यूम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से मेजर करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड को 3 वेज में एक्सप्रेस किया जाता है. एक है अस्मोलिरिटी, दूसरा है अस्मोलिरिटी और तीसरा है टोनिसिटी. अस्मोलिरिटी. अस्मोलिरिटी का मतलब ये है कि आप एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जब पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको अस्मोलिरिटी कहा जाता है. मीन्स जितनी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. अस्मोलिरिटी. अस्मोलिरिटी का मतलब ये है कि आपकी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जब पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको अस्मोलिरिटी कहते हैं. मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में कम्प्लीटली अस्मोलिरिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये अस्मोलिरिटी पे डिपेंड करता है. जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अस्मोलिरिटी में चेंजेस आ जाती हैं, मीन्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है. जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो अस्मोलिरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इंक्रीज होती है, लेकिन जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो अस्मोलिरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होती है. तो जब अस्मोलिरिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की इंक्रीज हो गई, इसका मतलब यह है कि या तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई. तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, वाटर जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूवमेंट करेगा. जब वाटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूवमेंट करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सॉल्वेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और एज ए रिज़ल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो अस्मोलिरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ आएगी. लेकिन जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अस्मोलिरिटी डिक्रीज हो जाती है तो फिर वाटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी
और एज ए रिज़ल्ट ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो इस तरह वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के बीच में, जब तक दोनों की ऑस्मोलिटी इक्वल ना हो जाए। मोल एंड असमोल। मोल का मतलब ये है कि जब आपकी सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको मोल कहते हैं। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है 9th और 10th में कि जब हम किसी सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको मोल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कार्बन की मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि ये 12 ग्राम के बराबर जब हो जाए तो ये 1 मोल के बराबर होगा। मिली मोल जो है वो 1000 ऑफ मोल के बराबर होता है, जबकि मिली असमोल जो है ये अस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं। और ये किस चीज़ के बराबर होते हैं? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीली मूविंग पार्टिकल लिबरेटेड इन सॉल्यूशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और 1 मिली असमोल भी 1/1000 ऑफ असमोल के बराबर होता है। टोनिसिटी। टोनिसिटी किसको कहते हैं? टोनिसिटी एज द मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोलिटी। टोनिसिटी इफेक्टिव ऑस्मोलिटी को मेजर करते हैं। आमतौर पर क्या होते हैं कि जब यूरिया और अल्कोहल जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन फ्लूइड में चेंज होती हैं तो इसका ऑस्मोलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब्सटेंसेस स्मॉल मॉलिक्यूल हैं और ये रैपिडली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट में वाटर की मूवमेंट नहीं होती बल्कि ये खुद मूवमेंट करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसको इनएफेक्टिव ऑस्मोल्स कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि सोडियम, ग्लूकोज जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ये जब वरी करते हैं इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में या दूसरे जो फ्लूइड हैं, तो फिर इसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होती है। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल को इफेक्टिव ऑस्मोल्स कहा जाता है। ऑस्मोलिटी दैट causes the movement of water from one compartment to another is called effective osmolality। और वो ऑस्मोलिटी जो वाटर की मूवमेंट काज करे फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, इसको इफेक्टिव ऑस्मोलिटी कहा जाता है। और जो सब्सटेंसेस ये मूवमेंट काज करे इसको इफेक्टिव ऑस्मोल्स कहा जाता है। In terms of tonicity, the solutions are classified into 3 categories। टोनिसिटी की बेस पे सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसकी जो इफेक्टिव ऑस्मोलिटी है वो बिल्कुल बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है, क्योंकि आइसो का मतलब है सेम, तो इसकी जो इफेक्टिव ऑस्मोलिटी है वो बॉडी फ्लूइड की बराबर होती है। इसके एग्जाम्पल में 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो कि नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन है, 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। मींस इन सोल्यूशन की जो ऑस्मोलिटी है 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की और 5% ग्लूकोज सोल्यूशन की, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी है उसके साथ सेम है। तो जब हम रेड ब्लड सेल्स या दूसरे सेल्स को इस आइसोटोनिक फ्लूइड में डालते हैं तो ये ना वाटर को गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, और ये मेनली ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्योंकि जब ऑस्मोलिटी सेम है तो ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में है। तो इस वजह से जो सेल का साइज़ है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जिस तरह की फिगर में जाहिर है कि सेल जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ में है। हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जिसकी ऑस्मोलिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी से ज़्यादा हो। इसकी एग्जांपल है 2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इस सोल्यूशन के अंदर जब हम सेल्स को डालते हैं तो इससे वाटर की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द मीडियम, और इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से सेल्स की श्रिंकेज हो जाती है, सेल्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। तीसरा जो फ्लूइड है वो है हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जिसकी इफेक्टिव ऑस्मोलिटी बॉडी फ्लूइड से कम हो, जैसे कि 0.3% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। और जब इस सोल्यूशन के अंदर रेड ब्लड सेल्स या दूसरे सेल को डाला जाए तो वाटर की जो मूवमेंट है वो मीडियम से टुवर्ड्स द सेल्स होगी, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और एंडोऑस्मोसिस की वजह से सेल्स की स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट जब सेल में ज़्यादा हो जाती है
तो सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है और इसकी स्वेलिंग हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट सेल्स की रप्चरिंग भी हो जाती है। और जब रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाए इस कंडीशन को हेमोलाइसिस कहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस के मेंटेनेंस के लिए सेवरल मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं जो कि टुगेदर वर्क करते हैं और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में मेंटेन रखते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो उसमें हाइपोथैलेमस आता है, इसके अलावा किडनी आते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी की फ्लूइड के लेवल को मेंटेन रखता है। जब भी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज़ हो गई तो ये किडनी के थ्रू वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और अगर बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज़ हो गई तो ये बॉडी फ्लूइड्स की लॉस को यूरिन के थ्रू डिक्रीज़ कर देते हैं और इसकी रीएब्जॉर्प्शन को बॉडी फ्लूइड की रीएब्जॉर्प्शन को किडनी के थ्रू इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि बॉडी की फ्लूइड के लेवल को मेंटेन रखा जा सके। अप्लाइड फिजियोलॉजी, बॉडी में हर वक्त फ्लूइड बैलेंस रहता है, लेकिन जब कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है बॉडी में तो फ्लूइड का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है और इस एबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड को फ्लूइड इम्बैलेंस कहा जाता है। फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से दो फिनोमेना हो सकते हैं, एक है डिहाइड्रेशन और दूसरा है वाटर इंटॉक्सिकेशन। डिहाइड्रेशन में बॉडी के अंदर वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाता है और वाटर इंटॉक्सिकेशन में बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर जो है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब यह है कि वाटर का लॉस बॉडी से जब इंक्रीज हो जाए और बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो जाए, इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। बॉडी रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड टेक डेली फॉर नॉर्मल फंक्शन। बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड की इनटेक चाहती है। मिनिमम जो डेली रिक्वायरमेंट है वाटर की वो 1 लीटर है, लेकिन ये एज के साथ साथ और इंडिविजुअल की एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो सकती है। सबसे जो एक्टिव इंडिविजुअल है जैसे कि एथलीट्स, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, उसमें जो डेली इनटेक है वाटर की वो 2 to 3 लीटर होती है। डिहाइड्रेशन अकर व्हेन फ्लूइड लॉस इज मोर देन व्हाट इज कंज्यूम। डिहाइड्रेशन किस कंडीशन में होता है? जब फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हो और कंजम्पशन कम हो, मीन्स वाटर की इंटेक कम हो और फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हो। क्लासिफिकेशन, बेसिकली डिहाइड्रेशन जो है वो 3 टाइप्स के हैं, मेल डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। मेल डिहाइड्रेशन वो कंडीशन है जिसमें टोटल बॉडी फ्लूइड की 5% वाटर लॉस होती है। ये जो कंडीशन है ये सीरियस नहीं है और इसको रिहाइड्रेशन के थ्रू, मीन्स अगर आप वाटर इनटेक इंक्रीज करें तो इसके थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन वो कंडीशन है जिसमें टोटल बॉडी फ्लूइड के लिहाज से 10% वाटर की लॉस होती है और ये डिहाइड्रेशन जो है ये लिटिल सीरियस है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट भी रिहाइड्रेशन के थ्रू हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जब 15% ऑफ टोटल बॉडी वाटर लॉस होता हो। सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में इमीडिएट ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। व्हेन फ्लूइड लॉस इज मोर देन 50%, डिहाइड्रेशन बिकम्स वेरी सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। जब फ्लूइड लॉस 15% से भी ज़्यादा हो जाए तो ये डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो बिटवीन वाटर लॉस एंड सोडियम लॉस, डिहाइड्रेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वाटर लॉस और सोडियम लॉस के रेशियो की बुनियाद पे डिहाइड्रेशन को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन वो कंडीशन है जिसमें वाटर और सोडियम की लॉस इक्वल अमाउंट में होती हो और ये मेनली किस कंडीशन में होता है? ये मेनली डायरिया और वोमिटिंग की कंडीशन में होता है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन वो डिहाइड्रेशन है जिसमें वाटर की जो लॉस है वो सोडियम के लिहाज से ज़्यादा हो और एज ए रिज़ल्ट बॉडी में जो फ्लूइड रह जाए वो हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि वाटर की लॉस ज़्यादा होती है और सोडियम की लॉस कम होती है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन वो कंडीशन है जिसमें सोडियम का लॉस वाटर के लॉस के लिहाज से ज़्यादा हो और इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी में जो फ्लूइड रह जाती हैं वो हाइपोटोनिक होती हैं, इस वजह से इसको हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये मेनली किस कंडीशन में होते हैं? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डायरेटिक्स को इस्तेमाल करें। डायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं
जो यूरिन के फॉर्म में वाटर के लॉस को इंक्रीज़ कर देती हैं। काजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किस किस कंडीशन में हो सकता है? सेवियर डायरिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कोई भी जीआईटी का डिसऑर्डर्स हो, इंटेस्टाइन का हो, स्टमक का हो, उसमें जब सेवियर डायरिया और वोमिटिंग हो जाए तो ये डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। एक्सेस यूरिनरी आउटपुट ड्यू टू रेनल डिसऑर्डर्स, रेनल डिसऑर्डर की वजह से, रेनल इम्पेयरमेंट की वजह से यूरिन की अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ये जो तीनों हैं डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ये तीनों क्या है? ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। इसमें हार्मोन का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसमें वाटर की लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्रिनल इंसफिशिएंसी, जिसमें अल्डोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, और एज ए रिज़ल्ट सोडियम और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। चौथा जो कंडीशन है वो है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वो कम से कम पानी पीते हैं तो उसमें भी डिहाइड्रेशन की चांसेस ज़्यादा होती है। पांचवा जो कंडीशन है वो है प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी विदाउट कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन हॉट एनवायरनमेंट, अगर कोई पर्सन है जो प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है हॉट एनवायरनमेंट में लेकिन उसकी वाटर की इंटेक कम है तो उसमें भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। छठा जो कंडीशन है वो है एक्सेस स्वीटिंग लीडिंग टू हीट फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई पर्सन है जो कि हॉट एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम गुजारता है तो उससे एक्सेस स्वीटिंग होती है जिसकी वजह से हीट फ्रस्ट्रेशन होता है। हीट फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है? वाटर की लॉस बहुत ज़्यादा होती है, हीट और एनर्जी की लॉस भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर कोई पर्सन है जो सनास में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता है, मीन्स हार्ड बात करता है और स्टीम के थ्रू बात करता है, तो इस कंडीशन में भी वाटर की लॉस इंक्रीज हो जाती है। सातवां जो कंडीशन है वो है यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स और डायरेटिक्स इन ऑर्डर टू लूज वेट क्विकली, दिस इज़ कॉमन इन एथलीट्स। एथलीट्स जो है, स्पोर्ट्स में जो है, ये नॉर्मली अपने बॉडी वेट को लॉस करने के लिए डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और डायरेटिक्स क्या करते हैं? वाटर की जो लॉस है वो यूरिन के थ्रू इंक्रीज़ कर देते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट इसमें भी डिहाइड्रेशन की चांसेस ज़्यादा होती हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, मिल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन के केस में ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती हैं, एक्सेस थर्स्ट, पर्सन को क्या लगता है? ज़्यादा थर्स्ट लगता है। डिक्रीज इन स्वीटिंग, स्वीटिंग कम हो जाती है क्योंकि वाटर के लेवल अगर कम है तो क्या स्वीटिंग हो जाएगी। डिक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन की फॉर्मेशन भी कम होगी। हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस होगी, क्रैम्प्स एंड लेग्स एंड आर्म्स। सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक कार्डिक शॉक हो जाएगा और फेंटिंग हो जाएगी। वेरी सेवियर डिहाइड्रेशन केस में आर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लीवर और किडनी की डैमेज हो जाएगी, क्योंकि अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन, लीवर और किडनी इसकी तरफ ब्लड की फ्लो डिक्रीज़ हो गई, तो इसकी कंडीशन में आर्गन्स की डैमेज हो सकती हैं। मेंटल डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन हो सकती है, रेनल फेल्यूर हो सकता है, कन्वुल्जन्स और कोमा हो सकता है। डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में अगर कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इसके रिजल्ट में इसमें डायरिया और वोमिटिंग हो जाती है और इस रिजल्ट डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है। ये जो कंडीशन है ये इन्फेंट्स में बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि बर्थ के 6 मंथ तक इन्फेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम वैसे भी डिक्रीज होता है, तो अगर इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन भी हो जाए तो फिर तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और ये नॉर्मली क्यों होता है लाइफ थ्रेटनिंग? क्योंकि वाटर की रिप्लेसमेंट नहीं हो जाती है, बॉडी फ्लूइड को रिप्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है उसको पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स है। एजिंग इफेक्ट ऑन डिहाइड्रेशन, एल्डर जो पर्सन है इसमें डिहाइड्रेशन की जो चांसेस है, इसमें जो डिहाइड्रेशन की रिस्क है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फ्लूइड की इनटेक कम करते हैं और फ्लूइड की लॉस इसमें ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी भी डिपेंड करता है। मिल्ड डिहाइड्रेशन के केस में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और स्टॉपिंग ऑफ फ्लूइड लॉस को स्टॉप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर या स्टॉपेज ऑफ ए फ्लूइड लॉस काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस के साथ साथ साल्ट की लॉस भी हो जाती है।
तो इस वजह से इसके लिए जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी सेवेयर डिहाइड्रेशन के टाइम पे दी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन को ओरली बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। ओआरएस में क्या क्या होता है, ओआरएस में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सेवियर हो जाए तो फिर इंट्रावेनसली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को इमरजेंसी के बेसिस पे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन और ओवर हाइड्रेशन। अब जब बॉडी के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इसको वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली ये एक्सेस वाटर इनटेक की वजह से होता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन को ओवर हाइड्रेशन, हाइपर हाइड्रेशन, वाटर एक्सेस और वाटर पॉइजनिंग भी कहते हैं। काजेज ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब वाटर इंटॉक्सिकेशन की क्या क्या काजेज हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन बहुत रेयर कंडीशन है। वाटर इंटॉक्सिकेशन अकर्स व्हेन मोर फ्लूइड इज टेकन देन द फ्लूइड एक्सक्रीटेड। जब फ्लूइड की जो एक्सक्रीशन है वो कम हो और फ्लूइड का जो इनटेक है वो ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर इज रेयर व्हेन द बॉडी सिस्टम आर फंक्शनिंग नॉर्मली, बट देयर आर सम कंडीशन दैट कैन प्रोड्यूस वाटर इंटॉक्सिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर इंटॉक्सिकेशन बहुत रेयर है जब तक बॉडी का जो सिस्टम है वो नॉर्मली वर्क करता है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। और ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है। वाटर इंटॉक्सिकेशन हार्ट फेलियर की कंडीशन में होती है जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर सकता। रेनल डिसऑर्डर जैसे कि किडनी फेल्स टू एक्सक्रीट इनफ वाटर इन यूरिन, जब किडनी इनफ वाटर को यूरिन में एक्सक्रीट नहीं कर सकता, उस रेनल डिसऑर्डर्स में भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। इसके अलावा एंटीडायरेटिक हार्मोन की अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, और ये किस कंडीशन में होती हैं, ये SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन में ये एंटीडायरेटिक हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है। और एंटीडायरेटिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि डायूरेसिस मीन्स वाटर लॉस थ्रू यूरिन को इनहिबिट करता है, तो इस वजह से वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड फ्लूइड्स देन द पर्सन बॉडी कैन एक्सक्रीट। अगर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड और मेडिकेशन की इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए जो कि पर्सन की बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो इस कंडीशन में भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। पांचवी जो कंडीशन है वो है इन्फेंट्स हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग वाटर इंटॉक्सिकेशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ व्हेन द फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ द किडनी इज अंडर डेवलप्ड एंड कैन नॉट एक्सक्रीट द फ्लूइड रैपिडली। इन्फेंट्स में वाटर इंटॉक्सिकेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इन्फेंट्स जो है उसमें किडनी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से किडनी फ्लूइड को रिपीटली एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो एज अ रिजल्ट वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। छठी जो कंडीशन है वो है वाटर इंटॉक्सिकेशन इज आल्सो कॉमन इन चिल्ड्रन हैविंग स्विमिंग प्रैक्टिस। वो चिल्ड्रन जो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हो तो वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें वाटर की इनटेक इंक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्ट वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। An adult whose heart and kidney are functioning normally can develop water intoxication if the person consumes about 8 liters of water every day regularly. मीन्स वो एडल्ट जो हर तरह से नॉर्मल है, हार्ट लिहाज से भी और किडनी लिहाज से भी, लेकिन अगर उसकी जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स 8 लीटर अगर उसकी वाटर इनटेक है तो उसमें भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन की क्या साइंस और सिम्टम्स हैं। Since the brain is more vulnerable to the effect of water intoxication, behavioral changes appear first. ब्रेन जो है उसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन की जो इफ़ेक्ट हैं वो पहले अपेयर होती हैं, तो इस वजह से बिहेवियरल चेंजेस पर्सन में पहले अपेयर होते हैं। पर्सन जो है वो ड्राउजी और इनअटेंटिव हो जाता है, मीन्स इनअटेंटिव, उसमें ख्वाबीदगी होती है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे वो नींद में है। तीसरा जो कंडीशन है वो है नाजिया एंड वोमिटिंग अकर। There is sudden loss of weight followed by weakness and blurred vision. Anemia, acidosis, cyanosis, hemorrhage and shock are also common. Muscular symptoms जैसे कि weakness, cramps, stretching, poor coordination and paralysis भी हो सकती हैं। Severe condition of water intoxication result in, अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन सेवियर हो जाए तो ये कौन कौन सी
डिजीज़ काज कर सकती हैं। डेलेरियम एक ऐसी एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन है जिसमें पर्सन हर वक्त कंफ्यूज स्टेट में रहता है। सेजर्स किसको कहते हैं? सडन अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। जब किसी पर्सन में अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होती हो तो इस कंडीशन को सेजर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड भी हो, वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता हो, सडन भी हो मीन्स अचानक भी हो, और इनवॉलंटरी भी हो। कोमा प्रोफाउंड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस की जो एक्सट्रीम स्टेट है उसको कोमा कहते हैं, जिसमें पर्सन किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता और अपनी वॉलंटरी एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब वाटर इंटॉक्सिकेशन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? माइल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन रिक्वायर्स ओनली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड वेरी सीवियर केसेस द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स। अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन माइल्ड है तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, मीन्स फ्लूइड का जो इनटेक है उसको डिक्रीज़ किया जाए। लेकिन सीवियर केसेस में डाययूरेटिक्स इस्तेमाल होते हैं जो कि वाटर के लॉस को यूरिन के थ्रू इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं उसके खिलाफ एजेंट इस्तेमाल होते हैं ताकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्टिवेट ना हो जाए, उसकी रिसेप्टर एक्टिवेट ना हो जाए, जिसकी रिज़ल्ट में यूरिन की लॉस इंक्रीज़ हो जाती है। और तीसरा जो है वो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेलाइन टू रिस्टोर सोडियम। और सेलाइन सोल्यूशन मींस सोडियम क्लोराइड और वाटर की जो सोल्यूशन है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि सोडियम के लेवल को रिस्टोर किया जा सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।